सो सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू बी चीफ ऑफिसर, तो आप सब इसको हैंडल करोगे, बट एज अ ड्यूटी ऑफिसर ऑल्सो यहाँ यार ये कार्गो सेफ्टी क्या चीज़ है, इज़न्ट इट? सबसे पहले तो कार्गो इक्विपमेंट, मोस्ट ऑफ यू वर्किंग ऑन टैंकर्स, कोई भी शिप हो एटलीस्ट क्रेन तो सबके पास ही है, इज़न्ट इट? टैंकर्स ऑल्सो वी हैव क्रेन्स, कार्गो शिप में थोड़ी ज़्यादा होती हैं. लॉट ऑफ कंटेनर शिप्स आर गियरलेस, बल्क कैरियर ऑल्सो गियरलेस, बट wherever we have this cargo equipment, तो हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी इंचार्ज, इज़न्ट इट? जब आप इंचार्ज हो वॉच के, तो यार कार्गो गियर है क्या, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या मैंने देखना है, तो वी विल सी दैट. एंड अभी तक हमारे एमएमटी में पुरानी चीज़ें भी पूछते हैं, डेरिक्स, तो उसकी भी फ्यू फोटोग्राफ स्केचेस आई विल शो यू कि हाउ दिस डेरिक्स लुक लाइक, ताकि आपको थोड़ी सी, चाहे यूज़ नहीं किया आपने, ना ही करोगे, बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज चाहिए, ताकि एटलीस्ट यू कैन आंसर इफ समबडी आस्क यू कि अरे डेरिक होती क्या है. Today, of course, we have cranes, gantries, monorails, lot of different gears are fitted on the ship. So सबसे पहले we start with the cargo handling equipment. Cargo handling equipment अगर आप देखिए तो what all comes to your mind? यार एक cargo handling equipment में क्या क्या होता है? Whatever you have seen on the ships, जो भी जिस टाइप का शिप क्या क्या आपने देखा? Anybody? है कार्गो गियर में क्या क्या, किसी ने कुछ नहीं देखा? सिर्फ क्रेन ही देखा सर, होल हैंडलिंग क्रेन. ठीक है, होज हैंडलिंग क्रेन है, क्रेन्स आर देयर, इजंट इट? अब क्रेन में भी अगर आप देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वायर. वायर वायर हो गए, उसके ब्लॉक्स हो गए, शीव्स हो गए, जो मूविंग है, इजंट इट? बाकी तो उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वो तो नथिंग हैपेंस अनटिल अनलेस समथिंग कम्स एंड हिट्स द स्ट्रक्चर, या उसको कुछ हो, बट बेसिकली इफ यू सी द वायर, ब्लॉक, शीव्स, ये चीज़ जो मूव करती है, सो दिस इज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है. क्यों कि यार ये खराब भी हो सकती है. मशीनरी अलग चीज़ है, पंप्स हैं सारे कवर्ड हैं, बट वायर जो है नॉर्मली विच इज़ एक्सपोज्ड. सो सबसे इम्पोर्टेंट आपके कार्गो गियर में, अगर मैंने क्रेन चलानी है कुछ, इफ़ आई वांट टू लिफ्ट सम लोड, तो पहले मैं इस चीज़ का ध्यान करूँगा कि ठीक है बाकी तो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, वो तो नहीं चलेगी तो ऑफ हो जाएगी, अलार्म देगी, बट वायर इज़ नॉट गोइंग टू गिव मी एनी अलार्म. सो लेट्स सी ये जो वायर है ये क्या चीज़ होती. Now steel wire rope is composed of basically 3 parts. Wires, फिर उससे strands बनाए जाते हैं, and the heart. So एक core thing होती है जिसके ऊपर ये strands को basically लपेटा जाता है. Now this heart is made of natural fiber. Now recently synthetic fibers have been used when resistance to crushing is required. And with many changes in the industry, the needs in wire rope has altered considerably from the अर्ली प्रोडक्शन डेज. कि पहले तो सिर्फ यही था कि आपका एक हार्ट होगा, उसके ऊपर 2 या 3 टाइप की वायर्स बनती थी. टुडे द इंडस्ट्री इज़ वेरी बिग, शोर इंडस्ट्री ऑल्सो, लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स, लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वायर की कंस्ट्रक्शन भी बदली. बट वेयर आर द शिप्स आर कंसर्न, सो मॉडर्न रोप्स आर डिजाइन विद स्पेसिफिक टास्क इन माइंड एंड देयर कंस्ट्रक्शन वेरीज. However, all wires are affected by wear and bending. कोई भी मैंने कार्गो गियर उठाना है, कार्गो गियर यूज़ करना है, चाहे वो डेरिक है, चाहे वो डेविड है, चाहे कहीं पे भी हम यूज़ कर रहे हैं, सो नेचुरली इसके अंदर जो वायर्स, शीव्स, ब्लॉक्स हैं, वो सारे वियर एंड टियर तो होगी उसकी. एंड व्हेन द रोप्स आर ऑपरेटेड, सो व्हेन सेलेक्टिंग अ वायर रोप, चूज अ वायर विच विल प्रोवाइड रीजनेबल रेजिस्टेंस टू बोथ बेंडिंग, फटीग एंड एब्रेशन.
तो इसके लिए हमने देख लिया वायर हमारी जो है 6/12, 6/24, 6/37, वो भी हमने देखा है कि ये 6/12 जो है वो थोड़ी वायर स्टिफ होगी, दैट इज यूज्ड फॉर योर स्टैंडिंग रिगिंग। 6/24 फ्लेक्सिबल हो गई, यस, उसकी बेंडिंग कर सकते हैं। 6/37 और भी फ्लेक्सिबल होगी। अब हमें तो फ्लेक्सिबल वायर चाहिए अपनी क्रेन में, बिकॉज उसने शीव्स के बीच में जाना है, रोटेट होना है, बेंड होना है। एंड द वायर शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोरोसिव एक्शन। अब सी का एटमोसफियर तो कोरोसिव है, सॉल्ट वाटर है, especially in a salt laden atmosphere, so where corrosive conditions exist, so we use the galvanized wire is recommended। galvanized गैस की कोटिंग की जाती है उसके ऊपर स्टील वायर, जिससे उसको रस्ट जो है कम लगता है। until unless this coating is broken, तो प्रोटीन कोटिंग टूट जाएगी, फिर वो अंदर से स्टील वायर उसको रस्ट लगना शुरू हो जाएगा। सो ऑल वायर शुड बी governed by a कुछ कह रहे हो, somebody saying something? अब ये चीज है कि इसकी मेंटेनेंस भी आगे की, ठीक है यार हमने नई वायर लगा दी, नाउ दिस वायर्स आर governed by planned maintenance सिस्टम। अभी शिप में एवरीथिंग इज प्लान, कि उसको कितने इंटरवल, ये तो है नहीं कि एक ही वायर के पीछे पड़े रहे। सो वायर्स हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं। सो हर चीज़ का आपका एक प्लान मेंटेनेंस सिस्टम होता है कि एवरी 1 मंथ, एवरी 2 मंथ्स उसकी हमने इंस्पेक्शन करनी है, उसकी हमने लुब्रिकेशन करनी है, उसको जो कंपाउंड लगाना है, ताकि वो सब वायर ठीक चलती रहे। इंस्पेक्शन ऑल्सो बहुत ज़रूरी है। सो इंटरनल लुब्रिकेशन विल अकर इफ द वायर हैज़ अ नेचुरल फाइबर। अब आपने देखा होगा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द what we call in the Siemens language the greasing of the wires. Basically we don't use grease, but the term is still coming, greasing of these wires, ताकि वो वायर जो है खराब ना हो, corrosion ना हो उसको। so it is coated with this compound। अब बाहर से तो आप उस वायर को कंपाउंड लगा देते हो, अंदर से जो है, अंदर जो वायर्स हैं उनकी जो लुब्रिकेशन है दैट इज थ्रू द नेचुरल हार्ट। उसके अंदर जो फाइबर हार्ट होता है उसके थ्रू होती है, बिकॉज जब आप कंपाउंड लगाते हो या लुब्रिकेंट लगाते हो वो हार्ट के अंदर चूसता जाता है, एंड जब वायर के ऊपर स्ट्रेन आएगा फिर वो हार्ट में से दैट ऑयल जो है स्लोली स्लोली उन वायर्स को लुब्रिकेट करेगा, उससे वो वायर्स करोड नहीं होती अंदर की। तो इसलिए द फाइबर हार्ट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ इंटरनल वायर्स। एंड बी वेरी केयरफुल कि जब भी हमने लुब्रिकेशन करनी है तो उस पर कोई मिनरल ऑयल नहीं लगाना, लूब ऑयल या डीजल ऑयल उसको नहीं लगाना, वो क्या करता है आपके हार्ट को खा जाएगा। सो दैट इफ द हार्ट इज नॉट देयर, फिर अंदर की लुब्रिकेशन ही नहीं हो रही, बिकॉज वो फाइबर का है, इजंट इट। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ स्पेशल कंपाउंड। मैन्युफैक्चरर जो हैं, क्रेन वायर जो होंगी, क्रेन मैनुअल में लिखा होता है कि अलग अलग कंपाउंड्स हैं, WRP2 या ऐसे कंपाउंड्स रहते हैं, वो स्पेशल कंपाउंड जो है इसकी वायर्स के ऊपर लगाया जाता है। नॉर्मली वायर रोप्स हैव अ लुब्रिकेंट इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग में भी एक पतली सी उसके ऊपर लेयर लगा देते हैं। नाउ दिस सर्व्स अ ड्यूल पर्पस, इट प्रोवाइड्स करोजन प्रोटेक्शन ऑल्सो, मिनिमाइजेज द फ्रिक्शन ऑल्सो। अब ये तो रहेगा नहीं हमेशा, जैसे वायर चलेगी तो ये लुब्रिकेंट प्लस आपकी बारिश, हवा, पानी, स्प्रे, उससे भी ये सारा लुब्रिकेंट निकल जाएगा।
Yeah, okay dear, there was urgent call. So वो कहती है वायर रोप्स हैव लुब्रिकेंट शुरू में, उसके बाद हम उसको इन लाइफ वी कीप ऑन यूजिंग दिस ताकि वो अच्छी कंडीशन में है. प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय दिस लुब्रिकेंट इज नॉर्मली एडिक्वेट टू प्रिवेंट द डिटोरिएशन. तो ये तो आपकी लुब्रिकेंट का हो गया. पीएमएस भी हो गया कि उसकी मेंटेनेंस क्या है, उसकी इंस्पेक्शन करनी है, उसको देखना है, उसकी लुब्रिकेशन करानी है, कंपाउंड जो भी लगाना है. सो वायर हाउसर शुड बी स्टोर्ड ऑन रील्स अंडर फिटेड. एक तो है स्टोरेज का भी आ गया. अभी क्रेन वायर्स तो ठीक है, वो तो अंदर प्रोटेक्टेड रहती है. सो टेरिक्स होती थी, उसकी भी विंचीज होती थी, दोज विंचीज वर एक्सपोज्ड. तो उन सब की मेंटेनेंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम्स द इंस्पेक्टिंग दिस स्टील वायर रोप्स. अब आप ड्यूटी ऑफिसर हो यार, आपको जी आप मैं ड्यूटी ऑफिसर हूँ, मेरा क्या काम है कि एज अ ड्यूटी ऑफिसर अगर इफ यू आर अलाउइंग समबडी टू यूज द कार्गो गियर, अभी आप किसी को कार्गो गियर यूज करने के लिए बोल रहे हो तो उससे पहले आपकी ड्यूटी बनती है दैट यू मेक श्योर दैट दिस कार्गो गियर इज इन गुड कंडीशन, एवरीथिंग इज ओके. तो इसलिए अगर मेरे को वायर इंस्पेक्ट करनी है या दूसरे सेफ्टी जो कटआउट्स हैं वो इंस्पेक्ट करने हैं तो मेरे को थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए. सो स्टील वायर रोप्स जो हैं ये बेसिकली दे आर कैरिड और फिटेड ऑन द शिप्स मस्ट बी इंस्पेक्टेड पीरियोडिकली. अब इसके इंस्पेक्शन क्या है कि सपोज मैं ड्यूटी ऑफिसर भी हूँ, चल मैंने क्रेन चलानी है, ये किसी को क्रेन चलाने के लिए कहना है स्टीविडोर्स को जिन्होंने कार्गो लोड करना है, तो उससे पहले मैं ये चेक करूंगा. वन इज द डिस्टॉर्शन ऑफ स्टैंड्स. नाउ डिस्टॉर्शन ऑफ स्टैंड्स आई विल शो यू सम पिक्चर्स आल्सो. जस्ट गिव मी अ मिनट. तो सबसे पहले डिस्टॉर्शन ऑफ स्टैंड्स. दिस इज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज बाय किंकिंग क्रशिंग. वायर है, कहीं ना कहीं मुड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है. सो दैट थिंग यू शुड हैव अ लुक. तो अभी आप ये तो है नहीं, नॉर्मली चीफ ऑफिसर्स दे हैव अ लुक, उनका मंथली शेड्यूल होता है या बिफोर स्टार्टिंग द कार्गो ही विल हैव अ लुक दैट द वायर इज ओके. आपने देखा होगा बोसन को, नॉर्मली इट इज अ बोसन की चलो ड्रम पे वायर देख लो या उसको खोल के थोड़ा लंबा करके देख लीजिए दैट नो पार्ट इज डैमेज ब्रोकन, किंकिंग तो नहीं है. फ्लैटनिंग ऑफ सम ऑफ द आउटर वायर्स बाय एब्रेशन. अब कई बार शीप में आपकी वायर आ गई तो वायर वो फ्लैट हो जाएगी, दब जाएगी, तो वो भी नहीं होना चाहिए. उससे भी उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है. ब्रोकन वायर्स. Now these are usually the result of fatigue and wear and mostly occur in crane wires. अब अगर क्रेन वायर है, कई बार काफ़ी देर से यूज़ हो रही है या उसको ठीक तरह से शीव्स में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वायर जो टूटनी शुरू हो जाएंगी. सो इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट अ वायर रोप इज कमिंग टू द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ व्हेन वन ऑफ द वायर ऑफ एनी स्ट्रैंड ब्रेक्स. अगर उसमें एक या दो वायर भी टूट गई दैट मीन्स ये वायर में उसकी लाइफ जो है अब कम हो रही है. बट इसके लिए अभी हमने देखा है कि यस देयर इज अ एक थंब रूल भी है. ये थंब रूल है कि रोप शुड बी डिस्कार्डेड इफ 10% ऑफ इट्स वायर्स आर ब्रोकन इन अ लेंथ इक्वल टू 8 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोप. तो यही आपका कल क्वेश्चन था. क्वेश्चन में भी है कि यस इफ इन अ वायर इतनी वायर्स अगर टूटी हैं विल यू कंडम, विल यू रिजेक्ट और नॉट. ये तो एक सॉर्ट ऑफ थंब रूल है कि यस कि इतनी वायर्स हैं तब तो वायर कंडम होगी ही होगी. जैसे उसने एग्जांपल दिया 24 mm डाया 6x24 वायर रोप्स शुड बी डिस्कार्डेड इफ 14 वायर्स आर ब्रोकन. मीन्स 6x24 में टोटल कितनी होगी 144 एंड 24 mm का डायामीटर है दैट मीन्स 8 टाइम्स 24 into 8 192. so in a length of 192 millimeter अगर 14 वायर्स आर ब्रोकन तब तो इन एनी केस दिस वायर हैज टू बी कंडम. बट अगर इससे कम है तब भी मैं उसको कंडम कर सकता हूँ. एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ लाइक यस दिस मूरिंग वायर्स. अभी उसमें अगर दो वायर भी टूटी हुई हैं तो वो तो किसी का भी हाथ काट देंगे. सो इट डिपेंड्स कि वायर यूज कहाँ पे हो रही है. सो एग्जाम्पल 6x19 कंस्ट्रक्शन 20 mm डाया. अभी 6x19 में 114 वायर्स हैं, 10% 11
8 by 20 160, so 11 wires broken over a length of 160 mm, discard the sling. अब ये देखिए वायर्स है, ये आपको एक एक वायर देखिए चाहे दूर दूर है, तो दिखने से लगता है कि भाई ये वायर जो है अब अपनी एंड ऑफ द लाइफ आ गई। तो यहाँ से मैंने इसकी, ये तो आपका रूल बना दिया उन्होंने कि भाई इतनी लेंथ में, ये रूल भी थोड़ा फर्क है अलग अलग कंट्रीज का। आई थिंक सम ऑफ द कंट्रीज एमसा एंड ऑल दैट दे से 5%, अब हमारा यहाँ पे रूल है 10%। बट इफ यू प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि अगर ये कोई वायर मैं सपोज लाइफ बोट में कहीं और इंपॉर्टेंट जगह में यूज़ कर रहा हूँ या क्रेन्स में भी इवन यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर ये मेरे को तो 3-4 वायर टूटी दिखती हैं इतनी नज़दीक नज़दीक, आई विल प्रेफर टू रिन्यू। आई विल नॉट वेट किया जब तक 11 वायर्स नहीं टूटती तब तक ये वायर चलाएं। सो इट इज़ बेटर कि अगर ये वायर इतनी टूट गई हैं, 4-5 भी दिख रही हैं, बस टू कंडम रिन्यू। सो इसके साथ ना यही सिर्फ वायर ही क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ भाई एक वायर या 2 वायर टूटी या इतनी वायर टूटी, 10% टूटी तब तो इन एनी केस चाहे वो वायर कितनी भी चमक रही है तब तो यस डेफिनेटली गॉन। अदरवाइज वी हैव टू सी द उसकी कोरोजन की क्या सिचुएशन। हो सकता है 4 वायर टूटी है बट वायर लुक्स करोडेड, वो यूज ही कम हुई है, कोई एसिड कोई और चीज उसके ऊपर कंपाउंड हो सकता है पड़ गया हो, कुछ भी पड़ गया हो। So corrosion also, wire rope can be corroded by action of fumes, funnel gases which attack the outside wires and effect becomes visible on inspection. Contact with acid which soaks into the heart and attacks the inside wires, ये भी एक नोटिस नहीं हो सकता। So ये सारे क्राइटेरिया हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, when the ship goes to extreme cold weathers, तब भी जो वायर्स हैं बहुत स्टिफ हो जाती हैं। Subjected to extreme cold, a wire becomes very brittle and lose its flexibility, तब भी उसके टूटने का चांसेस है। एंड एन अपेरेंटली साउंड वायर मे पार्ट विदाउट वार्निंग। अब यही चीज़ है कि यस आपकी वायर थी, शिप हैज गॉन टू सडनली एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस, तो सारी की सारी वायर जो है स्टिफ हो गई। सो नॉर्मली इसीलिए व्हेन वी गो टू कोल्ड क्लाइमेट, सो वी रन द क्रेन वायर जो स्लोली उसको पहले चलाएंगे ताकि उसकी जो स्टिफनेस है जो ब्रिटलनेस है वो थोड़ी ठीक हो जाए, एंड चलाने से थोड़ा उसका जो टेम्परेचर है वो जो सख्त है वो भी ठीक हो जाएगी। ये नहीं कि सडनली गए फुल स्पीड चला दिया तो हो सकता है वायर कैन ब्रेक। सो इन शॉर्ट सम पैरामीटर्स टू बी मॉनिटर्ड। सो अगर मेरे को वायर प्रैक्टिकली शिप में मैं ड्यूटी ऑफिसर हूँ, अगर मेरे को कुछ दिखता है क्रेन वायर ब्रोकन वायर्स दिखती हैं, आई विल स्टॉप, ट्राई टू चेंज। आज चीफ ऑफिसर की सर वायर दिख रही है डेंजर, उसका डायमीटर पतला होता है दिख, नॉर्मली वायर जब स्ट्रेच होगी तो उसका जो डायमीटर है दैट विल रिड्यूस फ्रैक्चर ऑफ स्ट्रैंड्स, कोरोजन, कितनी चीजें हैं जो आपको इन वायर्स में दिखेंगी। एंड वायर डिफॉर्मेशंस, वेवीनेस, बास्केट्स, हाउ दीज थिंग्स लुक, ये देखिए दिस इज बेसिकली वायर प्रोट्रूशन, ये प्रोट्रूड कर रही है वायर्स, दिस मीन्स इसकी वायर की हालत अच्छी नहीं है। और दिस इज अगेन योर पूरा का पूरा स्ट्रैंड जो है वही बाहर निकल रहा है। सो बाय लुकिंग एट इट आई कैन कम टू नो दिस वायर इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, ये तो खैर ऑफ कोर्स गई। दिस इज अगेन बेसिकली अगर आप देखिए इसका इवन हार्ट इज ऑल्सो कमिंग आउट, द कोर इज ऑल्सो प्रोट्रूडिंग, एंड दिस इज अगेन द फ्लैटन पार्ट। कहीं वो शीप में आई फ्लैटन हो गई, अगर ये वायर्स खुली हुई दिखती हैं दैट मीन्स दिस वायर इज ऑल्सो गॉन। तो ये आपको है वेवीनेस, इसमें अगर वेवीनेस आई तब भी ये वायर ठीक नहीं है। ये आपकी किंकिंग हो रही है, कहीं ना कहीं वायर जो है बेंड हुई, कुछ ना कुछ इसको हुआ। सो नॉर्मली अगर आप देखिए आई थिंक इफ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया दे कम एंड दे हैव दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो इसको दोनों को पकड़ के दे कैन ओपन द वायर एंड सी द इनसाइड कंडीशन ऑफ द वायर, कोरोजन तो नहीं अंदर में। बिफोर देयर स्टीविडोज, बिफोर दे आस्क देयर लेबर टू गो ऑन द क्रेन, सो दे इंस्पेक्ट द वायर्स लाइक दिस ऑल्सो। उनके पास एक क्लैंपिंग रहती है, क्लैंप्स रहते हैं। तो सो फार हमने भी देखना है, अगर मेरे को कोई भी ऐसी कंडीशन दिख रही है, किंक्स दिख रहे हैं, वेवीनेस दिख रही है, या इसे आप कहते हैं बास्केट फॉर्मेशन कि ये खुल रही है, सो एज अ ड्यूटी ऑफिसर ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ चीफ ऑफिसर कि सर ये वायर मेरे को ठीक नहीं दिख रही। सो सबसे पहली चीज़ तो कार्गो गियर में ये
वायर या बाकी चीज़ आपने जो देखी है, पहले तो हम वायर देखें। अब वो कहता है कि हमने वायर का देखा यार, सब पढ़ लिया, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, सेफ वर्किंग लोड क्या होता है। सो नॉर्मल टेस्टिंग ऑफ स्टील वायर हो, बट आई वाज टेलिंग यू the wire from which the rope is made is tested before manufacture of the rope to ensure it complies with the relevant standards, regulations with regard to its tensile strength, now torsion and galvanizing properties. So after manufacture, each production length of the rope, इसका टेस्ट जो है, एक सैंपल्स को काट के 1 मीटर 2 मीटर का सैंपल काट के उसको टेस्ट किया जाता है. सो दीज सैंपल्स आर यूज्ड फॉर अ टेंसाइल टेस्ट टू डिस्ट्रक्शन. ऐसी उनके पास मशीन रहती है जिसमें वो मेजर भी करते जाते हैं कितना लोड लगा रहे हैं, और वायर को अंडर टेंशन डालेंगे. फिर एक स्टेज आएगी जब ये वायर टूटती है, देन दे नो. Isn't it? So each coil of wire is accompanied by a certificate of conformity and a test certificate showing the guaranteed minimum breaking strength. And this is again when the wire is new. तो ये आपको सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके ऊपर आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस भी, इतने लोड पे ये वायर टूटी थी, तो वहां से हम सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं कि ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है, सेफ्टी फैक्टर दिया है, आई कैन कैलकुलेट द सेफ वर्किंग लोड. सिमिलरली ये तो हो गया वायर्स का. Isn't it? So I hope तो आपका बच्चे आंसर, वो क्वेश्चन का आंसर मिला आपको जो आप चाह रहे थे कि if the 8 wires or 10 wires are broken then what we will do. यस सर. ओके, सो आपने जब उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आपने एक लाइन में नहीं लिखना. सो यू विल राइट कि ओके, टू कंडम द वायर द फॉलोइंग क्राइटेरिया, फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया फॉर डिस्कार्डिंग द वायर और फॉर कंडमनिंग द वायर. कोरोजन, उसकी वेवीनेस, ये जो हमने लिखा ये बताया कि यस, इन शॉर्ट ब्रोकन वायर्स, वेवीनेस, ये वायर प्रोड्यूशन, फ्लैटन पोर्शन. सो आई विल सी दिस डिक्रीजिंग रोप डायमीटर, फ्रैक्चर ऑफ स्टैंड्स और कोरोजन. चलो यही लिख सकते हैं कि फॉलोइंग आर द पैरामीटर्स बिफोर आई कंडम द वायर. एंड देन यू राइट यस, if 10% of the wires are broken in 8 times the diameter, then also the wire has to be condemned. So in the above question, so many wires are broken. हो सकता है वो जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि how many wires are saying, now here is saying 11 wires, 10% of 114 is 11. So हो सकता है okay, if 9 wires are broken, 11 है फिर तो मेरे को कोई डाउट नहीं है, फिर तो has to be there. So even if 9 wires are broken, then as per this formula, yes, this wire still can work provided उसकी बाकी के जो पैरामीटर्स हैं वो सारे ठीक हैं, वायर की कंडीशन अच्छी है, it is well lubricated and there is no corrosion, no bending, no kinking and all that. But otherwise if 11 wires are broken, तब तो वायर अच्छी भी है, तब भी मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा. ओके, सो ये भी आप लिख सकते हो कि yes, as per formula 11 wires are broken, wire has to be condemned. Otherwise overall condition उसकी देख के फिर मैं डिसाइड करूंगा, चाहे 2 वायर ही टूटी हैं बट उसकी कंडीशन खराब है, then I will condemn. So आपका next is this blocks. So इनकी भी condition, of course these are the various parts. This is called cheek and in between you have the sheaves which run like this, and यहाँ से इन sheaves को through and through there is a pin जो sheave को पकड़ के रखती. So this is like what we were doing even in purchase numericals, कि ये जो ब्लॉक्स हैं आपके क्रेन्स पे लगे होते हैं, थ्रू द शैकल पिन्स रहती हैं, सारा कुछ है, ऑल एवरीथिंग इज टेस्टेड. तो ये भी आप देख सकते हैं. नाउ दिस इज योर बेसिकली हाउ द डेरिक्स आर यूज्ड. सो डेरिक्स आजकल आपने देखी नहीं है, नॉर्मली यूज्ड टू हैव अ मास्ट, सैमसन पोस्ट कहते थे इसे, एंड इसके ऊपर आपकी ये जो एक बेसिकली दिस इज लाइक अ स्टील का बूम जिसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द बूम, derrick boom is a basically thick steel pipe, and then उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पे आइज लगाई हुई हैं जिसपे हम शैकल लगा के we put these blocks. तो ये आपका अगर बेसिकली देखिए, so this is like how your union purchase works. थोड़ा इसको मैं छोटा करता हूँ, पूरा पिक्चर नहीं दिखा रहे. so union purchase क्या है कि ये this is the runner wire और जिनफॉल वायर, ये इसकी कहते हैं टॉपिंग वायर. अब जब शिप में हमने लोड या डिस्चार्ज करना है तो ये 2 डेरिक्स थे, तो एक डेरिक को तो मैं हैच के ऊपर उस लेवल पे इसको रिग कर दूंगा और दूसरी वाली को जेटी तक ले जाएंगे.
एंड फिर इन दोनों के ये जो जिनफॉल है रनर वायर है इनको ज्वाइन कर दीजिए। अब आप इस वायर को हीव अप करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एक ही ड्राइवर है यहाँ पे खड़ा है जो इसको ऑपरेट करता है, उस पर जॉयस्टिक कंट्रोल होता है नीचे मास्ट हाउस पे। एंड दीज वायर्स आर रिग्ड ऑन द विंचेस, अलग अलग सबकी विंचेस होती हैं। तो नाउ यू हीव अप ऑन दिस साइड वायर, इस विंच को हीव अप करोगे और इसको सेलेक्ट करोगे तो ये पूरी हुक इस तरफ आ जाएगी। फिर इसको आप, ये आपकी जेटी के लेवल पे प्लम्ब किया हुआ है आपने इसको, तो आपने इसके ऊपर कार्गो की स्लिंग लगाई, देन यू स्टार्ट हीविंग ऑन इस डेरिक की जो रनर है उसको आप हीव अप करना शुरू करोगे यहाँ से खड़े होके, एंड इसको सेलेक्ट करते जाओगे, फिर ये पूरा का पूरा कार्गो अंदर आ जाएगा। एंड देन दोनों को लोअर कीजिए, आप कार्गो होल्ड में इसको लोड कर। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू कॉल द यूनियन परचेज। ये आपकी नॉर्मल वायर्स हैं, यहाँ पे आप अपने जो भी आपने लगाना है, नॉर्मली सिंगल ब्लॉक्स होते हैं, कई बार डबल भी लगा देते हैं हैवी लोड उठाने के लिए, लाइक दिस। अगर हम गन टैकल बनाना है तो हम एक फ्लोटिंग ब्लॉक यहाँ पे लगा देंगे एंड इसको यहाँ बांध देंगे शैकल के साथ, एंड देन व्हेन यू हीव अप, अब ये सिंगल डेरिक है, अब इसको आपको या तो इसके रनर से या इसकी गाय रोप्स होती थी उसके साथ आप इसको अंदर लेके। सो डेरिक्स में ये प्रॉब्लम थी कि इसको आप टॉप अप करना मुश्किल था, एक ही जगह लगाया, ये खाली पोर्ट टू स्टारबोर्ड ही जा सकती है, ऊपर नीचे नहीं जा सकती, इसलिए आपकी क्रेन की इन्वेंशन हुई यार ये तो। बट दीज वर द वेरी सिंपल थिंग्स, इसमें कोई ज़्यादा पार्ट्स भी नहीं है, ज़्यादा वायर्स ख़राब होंगी, साल 2 साल के बाद वायर चेंज कर दो, ब्लॉक्स वगैरह सब ठीक रहते थे, एक विंच लगी हुई है, दैट्स ऑल। क्रेन में तो इतनी मशीनरी, हाइड्रोलिक ऑयल, ये कुछ, बट उसमें थोड़ा ईज है ऑपरेशन का, तो इसमें नेचुरली वी नीडेड मोर मैन पावर, बंदे भी ज़्यादा चाहिए होते थे, इसको रिगिंग करना, फिर उसको सिक्योर करना सी के लिए, सबको यहाँ मास्ट के साथ बांधना या नीचे इसको क्रच के ऊपर लेके आना। सो दिस इज बेसिकली योर व्हाट यू कॉल द यूनियन परचेज एंड रिगिंग अप ऑफ अ गन टैकल। इसको जस्ट डबल कर देना। अब हमने उसमें परचेज में पढ़ लिया था, इजंट इट। अब हम जैसे ये गन टैकल है, अब आप ज़्यादा लोड उठा सकते हैं, वायर वही है बट अभी डबल हो गई वायर्स। तो दिस इज बेसिकली योर। फिर ये सिस्टम आया वैले डेरिक का, सिंगल डेरिक है ये, यहाँ पे फिक्स उसके ऊपर चलती है इसकी हील के ऊपर, एंड आप इसको अप एंड डाउन भी कर सकते थे, साइडवेज भी चला सकते थे, बट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आई वर्कड ऑन दिस टू मेनी वायर्स, एंड ये वायर्स को रिग करना वेरी टफ जॉब। अब यहाँ पे आपके ये जो परचेज आप पढ़ रहे थे ना, टू फोल्ड परचेज, 3 फोल्ड परचेज, वो यहाँ पे लगे होते टू गेन द मैकेनिकल एडवांटेज। ये 20 mm या 22 mm वायर से आप इतना बड़ी डेरिक को या 40-50 टन कार्गो को उठा सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड वैले डेरिक। तो ये तो आपकी हो गई अलग अलग डेरिक्स। नाउ यू कम द नेक्स्ट कार्गो में क्या आएगा, स्लिंग्स। अभी आपने स्लिंग्स भी यूज की हैं, टाइप ऑफ स्लिंग्स इन कॉमन यूज अलग अलग टाइप है, जैसे प्लेट्स उठानी है सर। हाँ जी सर अभी भी हमारी हाँ जी, अभी भी आवाज रिपीट हो रही है सर? मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, मेरी रिपीट हो रही है क्या? अब थोड़ी ठीक हुई, पहले नहीं थी, अब बोलो। अब ठीक आ रही है। हाँ जी सर, मैं कह रहा था सर अभी भी हमारे एग्जाम में ये डेरिक का बनाने के लिए आता है क्या डायग्राम? रिटर्न में नहीं आता बच्चे, बट कई बार ओरल में पूछ लेते हैं कि ये डेरिक क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ डेरिक्स, व्हाट इज यूनियन परचेज। तो आपको एटलीस्ट इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम में ओरल्स में कई बार पूछते हैं व्हाट इज यूनियन परचेज। तो यूनियन परचेज आई थिंक, आई होप यू पीपल कुड रियलाइज, ये कुछ समझ, थोड़ा बहुत तो समझ आया है कि नहीं आया? आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव नॉट वर्कड, बट लिटिल बिट यू कैन अंडरस्टैंड, इजंट इट। ये एक थिक स्टील की पाइप है, एक ये है, यहाँ पे इसे कहते थे हील। ये हील मतलब इसके ऊपर ये पूरी घूम सकती थी, ऊपर नीचे भी जा सकती है, ये नीचे इधर भी जा सकती है। एंड एक हमारा परचेज का न्यूमेरिकल भी है, इजंट इट, कि द वायर इज रोव थ्रू द लीड ब्लॉक्स। अब ये लीड ब्लॉक्स है कि यहाँ पे अगर मैंने गन टैकल लगाया तो ये यहाँ पे लीड ब्लॉक लगा दिया, ये देखो ये ब्लॉक लगा, फिर यहाँ से ये वायर विंच पे जाएगी, ये नीचे यहाँ पे डेक पे विंच होगी। सो दीज आर बेसिकली द हील ब्लॉक्स, टॉपिंग अप ब्लॉक्स।
बट है कि कई बार पूछते हैं एग्जाम्स में, दे आर आस्किंग सिलेबस में है, तो सम एग्जामिनर्स इन माय ओपिनियन अभी यार आपने देखा ही नहीं है तो आप इसको कैसे आंसर करोगे। सो दे एक्सपेक्ट किया थोड़ा सा आपको बुक से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। सो एटलीस्ट नाउ आई थिंक दैट यू विल बी एबल टू एटलीस्ट आंसर देम कि सर मैंने यूज़ तो की नहीं है बट जितना हम बुक में देख सके, जितना हमें पढ़ाया, जितना मेरे को समझ आता है कि डायरिक्स क्या चीज़ है और क्रेन क्या चीज़ है। तो अब हम इसके देख लेते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इस डायरिक्स में क्या थी एडवांटेज, कि कम पार्ट्स थे, लेस एक्सपेंसिव, ख़राब होने वाला कुछ नहीं था। ज़्यादा ज़्यादा वायर थी, साल के बाद 2 साल के बाद बदल देते थे, या कहीं वायर शीप में आ गई तो चेंज कर दो। वायर इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। बाकी ये थी, यस लॉट ऑफ मैन पावर वाज रिक्वायर्ड फॉर दिस डायरिक्स। सो हमारे टाइम में कॉमन था, आई वर्कड ऑन शिप 22 डायरिक्स आई हैड। 160 टन की स्टल्केन डायरिक, तो दोज डेज वर डिफरेंट। चलो उसके बाद क्रेन्स आई तो वी आर वेरी हैप्पी। ये आपकी स्विंगिंग डायरिक है, तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ये आइडिया रखना है कि हाँ स्लिंग्स भी आपने देखी हैं कि व्हाट आर द वेरियस। को कई बार पूछ लेते हैं बिकॉज दे नो यू आर नॉट गेटिंग यूज टू, यू आर नॉट सीइंग दिस थिंग्स की तुम्हें नॉलेज भी है कि नहीं। तो स्लिंग्स आपने देखी है, ओपन रोप स्लिंग यूज फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ डेलिकेट कार्गो, नॉट गुड फॉर हैवी वेट्स। रोप की स्लिंग है, जस्ट एक राउंड बनाई होती है, यहाँ पे स्प्लाइसिंग की हुई है, सो इट कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। सो दिस इज कॉल्ड अ रोप स्लिंग। अब ये भी है कैनवस स्लिंग, आजकल आप इसे देखते नहीं हो। सम शिप्स यू हैव दिस फॉर पिकिंग अप स्टोर्स, ये बीच में नेट लगाया हुआ है या नेट के ऊपर कैनवस लगी हुई है, तो आपने छोटा छोटा सामान डालना है, इसके बीच में डाला, ये दोनों जो लूप्स हैं इसको हुक में डाला एंड यू कैन पिक अप दीज थिंग्स। सो बेसिकली ये कैनवस स्लिंग वगैरह पहले जो है कार्गो लोडिंग डिस्चार्जिंग के काम आती थी। बल्क कार्गो जैसे आपने ग्रेन लोड करना है या कुछ है तो इसमें डालेंगे, फिर उठाएंगे। फर्टिलाइजर्स, शिप में तो डेरिक्स हैं, 2 टन से ज़्यादा उठा नहीं सकते, तो पहले कार्गो इन स्लिंग से उठाया जाता था ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर आस्ते आस्ते अब तो ऑफकोर्स सक्शन टाइप आ गई है, शूट्स आ गई हैं, आपकी कन्वेयर बेल्ट आ गई है, बट ये तो डे 1 से तो नहीं थी। तो शुरू शुरू में दिस टाइप ऑफ स्लिंग्स वी हैव सीन, हमारे टाइम में था कार्गो स्लिंग से, तभी जहाज 15 दिन 20 दिन खड़ा रहेगा पोर्ट में। तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का जो एम था वो हमारा पूरा भी हो गया कि 15 दिन जहाज खड़ा है, डिस्चार्ज हो रहा है। वीट ऑस्ट्रेलिया से वीट लेके आए, उसको डिस्चार्ज करना 15-20 दिन लगेंगे। क्यों? स्लिंग से होना डिस्चार्ज। ऐसे नीचे 10 बंदे जाएंगे और शवल से इसके बीच में भरेंगे, फिर वो डायरेक्ट से उठाएगा, फिर किनारा में ट्रक में डालेगा। यू कैन इमेजिन। सो टुडे एवरीथिंग इज मैकेनाइज्ड। नहीं, सीधा शूट लगाता है एंड ही जस्ट सक्स योर ग्रेन सीधी ट्रक में। ये तो आई थिंक पोर्ट स्टे भी नहीं है। हाँ जी नो पोर्ट स्टे सर मोर। तो अभी वही है ना, अभी आप लोगों ने टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया बना दी, नहीं कंप्यूटर बना दिए, सब कुछ बना दिया, तो उसका कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। हमारे टाइम में कोई कंप्यूटर नहीं था, सारे रजिस्टर सब कुछ हाथ से लिखना पड़ता, हमको यार थक जाते थे। इवन लॉग बुक कॉपी करनी पड़ती थी, एक लॉग बुक शिप के लिए होती थी, एक ऑफिस के लिए होती थी, उसको कॉपी करके ऑफिस भेजना है। सारे स्टोर्स हैं उनके के पूरे रजिस्टर, उसकी इन्वेंट्री। सो कैडेट्स का यही काम होता है। आजकल आप लोग बैलास्टिंग डी बैलास्टिंग नहीं, पोर्ट स्टे स्टेशन, बस यही काम है, इजंट इट? सो चलो, इट्स अ चेंजिंग टेक्नोलॉजी। सो इस आज के ज़माने के भी प्लस पॉइंट्स हैं, उस टाइम के भी अपने प्लस पॉइंट्स थे। ऑफ कोर्स आज के टाइम में पोर्ट स्टे खत्म हो गया। सर ये तो मास्क लग रहा है। हाँ जी, मास्क लग रहा है आज के ज़माने के लिए यस, कोरोना के लिए ये कि सर कैनवस स्लिंग लगाई हुई मुंह पे और एक्चुअली वेरी राइट यू सेड, जैसे मास्क है इसी टाइप की होती थी। आप थोड़ी सी इसको और थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा कर दीजिए, तो बेसिकली इट वाज मेड अप लाइक दिस। काफ़ी टाइम कार्गो इसी से डिस्चार्ज होता है। और ये स्लिंग तो सबने देखी है, दिस इज कॉल्ड स्नॉटर। वायर का भी बनाते हैं, रोप का भी बनाते हैं। टिम्बर लैशिंग में आपने देखा होगा। सो वी मेक दिस टाइप ऑफ स्लिंग, वायर से बनाते हैं, जिसे हम फुट वायर यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ स्लिंग्स बेसिकली वायर से बनाए तो इसे स्नॉटर कहते हैं।
सीमेन लोग जो थे अपनी कोंकण कोस्ट के, वो इसे शिवाजी कहते थे कि यार एक शिवाजी लेके आओ। ये अलग अलग साइज में होता है, छोटी छोटी भी होंगी, बड़ी भी होंगी, लंबी भी होंगी, फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। Pallets, of course, everyone knows, isn't it? So this is how we used to load cargo. Loading, discharging आज भी होती है pallet से। तो so much of cargo, these cases or bundles you pick up like this and then you offload and load. आप अपना सामान भी उठाते हो, शिप का सामान भी उठाते हो पैलेट्स के साथ। यस सर, प्रोविजंस। या तो ये आपको थोड़ा देखने के लिए, देखिए आप स्लिंग्स को यूज करते हो तो इनका जो एंगल है वो कैसे वेट कम होता जा रहा है। अगर आप 2 स्लिंग यूज करते हो लाइक स्प्रेडर के ऊपर, तो ट्वाइस द सेफ वर्किंग लोड ऑफ 1 स्लिंग, इसके ट्वाइस। अगर ये 2 टन की है तो मैं 4 टन उठा सकता हूँ, बिकॉज वेट जो है 2 स्लिंग्स पे आ रहा है। दैट्स व्हाई इट्स डन 2 into 100। इफ आई एम यूजिंग द स्लिंग लाइक दिस, एंगल 30 डिग्री, मैक्सिमम 1.73%, 173% मीन्स यहाँ पे ट्वाइस हो गया, यहाँ पे 1.7 टाइम्स। एंड अगर आपकी स्लिंग का एंगल 45 हो गया, देन वेट जो है 1.41 बन जाएगा सर। एंड 60 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 60 पे आके ये 1 के बराबर, नॉर्मली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो पहले हम कई बार कंटेनर्स को भी, जब ये स्प्रेडर नहीं थे, गैंट्रीज नहीं थी, कंटेनर्स तो काफ़ी पहले से आ गए, सो दे यूज्ड टू पिक अप कंटेनर्स विद दी स्लिंग्स। वहाँ पे हम इसको कहते थे नो, अगर ये बिल्कुल है देन इट हैज़ टू बी, ये एंगल कम होना चाहिए। जस्ट फॉर योर नॉलेज के लिए। मतलब सर ये क्या बता रहे हैं, 1.0 1.41 उतना गुना वेट हो जाएगा स्लिंग पे? हाँ, उतना वेट उठा सकते हो आप। जैसे इसके साथ आप इसका जो सेफ वर्किंग लोड है, जैसे मैंने ये बताया, ये मेरी वायर है, इसका सेफ वर्किंग लोड से 2 टन है अगर, और मैंने ये 2 वायर लगा दी, तब मैं 2 into 100%, 100% तो 2 टन था, तो मैं इससे 4 टन उठा सकता हूँ। ये 2 स्लिंग आ गई ना। हाँ जी सर। अब ये भी 2 टन है, ये भी 2 टन है, इसका भी सेफ वर्किंग लोड 2 टन, इस वायर का भी सेफ वर्किंग लोड 2 टन है। अब यहाँ तो मैं 4 उठा सकता था, यहाँ पे 1.73 कर दीजिए, 4 का 1.73%, एग्जाम्पल 3 टन। सिमिलरली अगर आप ऐसे ही उठा रहे हो, इतने एंगल पे उठा रहे हो, फिर 1.5 टाइम, 1.4 टाइम्स। यहाँ तो मैंने 4 उठा लिया, 2 into 100%। सर मतलब दोनों का SW ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर से। यस। और सर ये ऊपर वाले क्या है, 50%, 66.7? या ये आपका, जैसे ये लोड है कि अगर आपकी एक स्लिंग है तो 100% मीन्स 100% ऑफ इसका सेफ वर्किंग लोड। सपोज इसका सेफ वर्किंग लोड 2 टन है, तो आप इससे 2 टन उठा सकते हैं। अब स्लिंग वही है 2 टन की, अगर आपने ऐसे लगाई है ओनली 1 टन। एंगल पे आ गया, इसी के लिए कहते हैं द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस विल बी ज़्यादा। सो आपने वेट रिड्यूस कर देना अगर एंगल से उठाओगे। इसीलिए कहते हैं कि आपकी जो क्रेन है, जब आप क्रेन से उठाते हो कोई चीज़ को, तो क्रेन के बिल्कुल और नीचे होनी चाहिए। अगर आपने उसको ड्रैग किया, कि ये आपकी जो क्रेन वायर है, अगर आप उसको ऐसे एंगल पे ले गए तो क्रेन वायर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए उसने यहाँ पे इसको कर दिया कि अगर आपने ऐसे एंगल से स्लिंग बनाई है तो 50%, इतना एंगल है तो 66%। अब ये देखो, ये वापस डबल होगी। अब यही स्लिंग मैं लेता हूँ, उसको 2 पार्ट्स में यूज़ करता हूँ, अब आप 200% उठा सकते हैं इसके सेफ वर्किंग लोड से। यहाँ पे भी 200% अगर मैं ऐसे उठाता हूँ। चल लिटिल मोर ये तो ये राउंड है तो 2% हुआ है। अगर सर ये स्क्वायर और वो होता फिर भी तो उसमें एंगल बनता है ना सर? किसमें? इसमें जो सर 200% है, अगर इसी सीलिंग को हम इसमें यूज करते हैं 50%, जिसमें सर स्क्वायर डब्बे को उठाने में, कोई तो ठीक है। एंगल नो ऐसे एंगल से नहीं, अगर एंगल बनेगा, अगर वायर का एंगल बन रहा है, मैं आपको एक कराऊंगा लिफ्टिंग के, एक न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको। जब ये एंगल बनता है तब ये जो इसका जो सेफ वर्किंग लोड है फिर कम हो जाता है, फिर इसके ऊपर जो टेंशन है वो ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी अगर आप एंगल से उठाओगे।
इसलिए उसने इसको कम कर दिया वेट। ओके, अभी एक यही वाली सिलिंग में ऐसे लगाता हूँ सीधी, जैसे ये लगाई हुई है देखो, ऐसे अटैच कर दीजिए, या इसको मैं पूरा इसके नीचे से ले जाके ऐसे। अभी क्या हो रहा है, इसका वेट क्या हो रहा है, इट इज डिवाइडेड बिटवीन द 2 रोप्स। अगर इसका वेट अगर 5 टन है तो 2.5 टन इस पे लोड आएगा, 2.5 टन इसके ऊपर लोड आएगा, समझे? तो इसके लिए कहते हैं डबलिंग अप। इसको अगर आपने डबल किया फिर आप डबल वेट उठा सकते हो, 200% उठा सकते हो। चलो ये तो थोड़ा बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, आस्ते आस्ते आप समझोगे। नो क्रेन वर्सेस डेरिक्स, यार उसके यूजेस क्या है? यूजिंग various cargo gear for handling until 80s. Primary gear was derrick. Ship would have set of derricks for each hatch. Sometimes hatch was too big and 2 set of derricks. अब इसकी एडवांटेज क्या? एडवांटेज ऑफ derrick is that the boom never moved after it was rigged. जब आपने उसका बूम को एक फिक्स कर दिया फिर वो बूम जो था उसका ऊपर नीचे नहीं कर सकते। The only moving parts are the sheaves, blocks and wires. So as such it was still in the fastest means of discharging cargo. Advantages क्या? Very few moving parts, time to discharge the least, not much skill required to operate the derricks. Ordinary बंदे चलाते थे, अब यहाँ पे जो क्रेन चलाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, उसको क्या करना है, इसके लिए कुछ नहीं था, खाली एक सीमैनशिप चाहिए थी। ब्रेकडाउन रेट वाज लो, इजी टू मेंटेन, रिपेयर ऑन बोर्ड, कोई वर्कशॉप की जरूरत नहीं थी। वायर टूटी उसको चेंज कर दो, ब्लॉक्स खराब हुए, शीव खराब हुए, उसको चेंज कर दो। वी कुड इजीली डू इट ऑन द शिप, साइकिल खोला दूसरा नया लगा दिया। स्पेयर्स इजीली ऑब्टेन फ्रॉम इवन स्मॉल वर्कशॉप्स, कहीं पे भी रिपेयर करा सकते थे। आज आपके पास क्रेन्स हैं, हैगलन की क्रेन्स हैं, मित्सुबिशी की क्रेन्स हैं। आप कहीं छोटी सी पोर्ट में गए हो अफ्रीका की, अभी क्रेन काम नहीं कर रही, कौन रिपेयर करेगा? नोबडी कैन रिपेयर। वहाँ की वर्कशॉप को पता ही नहीं होगा, मित्सुबिशी का ही स्पेशलिस्ट आना पड़ेगा। डेरिक्स में एनीबडी, कोई भी छोटी वर्कशॉप वाला आके उसको रिपेयर कर सकता था। अब डिसएडवांटेजेस क्या थी डेरिक्स की? कैनॉट डिस्चार्ज लार्ज हैवी पैकेजेस। टू बी इफेक्टिव द डेरिक प्लम्बिंग पोजीशन हैज टू बी प्रॉपर्ली जज्ड, हैज टू बी री-रिग्ड एवरी टाइम। ये जैसे जैसे कार्गो इधर से उधर डिस्चार्ज करना तो उसकी, तो इसी के लिए हमारे पास 18-20 सीमेन रहते। 18 सीमेन तो कॉमन था डेक क्रू। आज जो आपके पास कितने हैं? 3। आई रिमेंबर मेकिंग ओवर टाइम शीट्स एज अ कैडेट, 18 सीमेन, वो सब चाहिए होते थे इन डेरिक्स के लिए। शिप में 50-55 आदमी होते थे, कैन यू इमेजिन? पूरी लाइफ लगती थी, पार्टी होगी तो ह्यूज गैदरिंग। बट ऑफ कोर्स हमारी सेपरेट होती थी, ऑफिसर सेपरेट, क्रू की सेपरेट, तो काफ़ी लोग थे। तो किस लिए थे? बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। क्रेन्स यूज टू हैंडल हैवी एंड लार्ज पैकेजेस इंक्लूडिंग ग्रैब्स ऑन बल्क कैरियर्स, तो ये इसकी डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस ऑफ क्रेन्स, कैन डिस्चार्ज 360 डिग्री, पूरी रोटेट हो सकती, कहीं से भी उठा सकती है। कैन हैंडल कार्गो फ्रॉम एनीवेयर इन द हैच केयर, डिपेंडिंग ऑन द सेफ वर्किंग लोड। हैवी पैकेज 20 टन 30 टन, आजकल नॉर्मल 30 टन की क्रेन्स नॉर्मल है आजकल। एंड डबल लगा दिया जिमनी ऑपरेशन में 40 टन। Sophisticated various safety cutouts to prevent damage and accident. So cranes के अपने advantage हैं. Cranes are of course better, if you ask me, much better than derricks. Lot of safety is there, easy to operate, heavy loads can be picked up. मेंटेनेंस के लिए ठीक है, आपको इंजीनियर चाहिए, अच्छी वर्कशॉप चाहिए, मिल जाती है, सब जगह मिल जाती। डिसएडवांटेजेस, क्रेन्स की डिसएडवांटेजेस क्या? रिक्वायर स्किल्ड पर्सन, unskilled labor, requires frequent setting of the safety cutouts, maintenance difficult, time consuming। अंदर हाइड्रोलिक मोटर जल गई या पंप खराब हो गया, क्रेन बंद। गुड सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्रेन इज डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस, तो अच्छी मेंटेनेंस होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। रिपेयर्स डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग, स्पेयर्स सब जगह नहीं मिलेंगे, एडवांस में आपके पास होने चाहिए। वायर्स स्पेशल कंस्ट्रक्शन, डेरिक्स में नॉर्मल कोई भी 6x24 की वायर है, लगा दो यार। क्रेन की वायर आजकल स्पेशल वायर्स होती है, एंटी ट्विस्टिंग टाइप, वो ट्विस्ट नहीं करेगी। ब्रेडेड वायर्स होती हैं, एक्सपेंसिव। एक बार अगर, इसीलिए आपने देखा है कंपनी इज वेरी पर्टिकुलर।
इसके लिए आपका ये मेंटेनेंस जो है क्रेन वायर को, बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव, और उसकी रिगिंग भी थोड़ी सी डिफिकल्ट। चलो ये तो आपकी थी फोकलिफ्ट्स वगैरह, तो सब किनारा का काम है कि हाउ दिस फोकलिफ्ट, बिकॉज फोकलिफ्ट्स आर आल्सो यूज्ड टुडे आल्सो। आई डोंट नो वेदर normally bulk carriers they don't use forklifts, but they use bulldozers and all that, so you got to be careful whenever they are using these bulldozers end mein sweepings ko discharge karne ke liye. So you got to be really careful when they are using this equipment in your holds. So इसीलिए forklifts का भी थोड़ा सा मैंने लिखा है कि precautions for using forklifts or bulldozers, उनकी lowering hoisting crane से होनी है. If you are using the ship's cranes for lowering this, you got to be careful. Oil leakage, height of the hold should be considered, weight of the forklift together with cargo not to exceed load density of the hold. तो ये काफ़ी चीज़ें जो थी आज के टाइम में भी हैं कि whenever you are lifting anything, whether you are lifting bulldozer, because bulk carriers में common है, yes, if they are using shore cranes, very good, but if you are using ships cranes, then you got to be very very careful. तो ये तो आपका रहा कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट। अब इस कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, की ये तो आपने लगा दिया। कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट की बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या है, एनीबॉडी? ये तो हमने देख लिया कि यार ठीक है, ये हमारी डेरिक्स ऐसे दिखती हैं, दिस इज हाउ द कार्गो यूज टू बी लोडेड और डिस्चार्ज। एक डेरिक को यहाँ पे रख दिया, एक डेरिक को हैच के ऊपर, यानी यहाँ पे बंदा, यहाँ पे इसके कंट्रोल होते थे, तो यहाँ से आपने इसकी रनर वायर से बेसिकली कंट्रोल करना है। अब ये तो हमने सब देख लिया कि क्रेन्स डेरिक्स कैसे यूज होती हैं। दिस इज योर सिंगल डेरिक, दिस इज फिक्स्ड हियर, एक विंच यहाँ पे है, एक विंच यहाँ पे है, ये आपकी जॉयस्टिक कंट्रोल। तो अच्छा लगता था, आई यूज्ड टू ऑपरेट माई सेल्फ कि चलो साइड पे करो, ऊपर नीचे करो। And what you have today is basically crane, isn't it? This is what you have today. Your cranes look like this, simple to operate, easy and much better, robust. Now अब आ गया, अभी इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले चलो रिक्वायरमेंट से पहले हम ये पूछते हैं कि आप ड्यूटी ऑफिसर हो, तो आपके मन में क्या आएगा? आपने वॉच तो किया होगा सेकंड ऑफिसर्स के साथ, थर्ड ऑफिसर के साथ। तो इसमें क्या क्या मैं चेक करूंगा, एनी आइडिया क्या क्या हम चेक करना, हमें क्या क्या चेक करना चाहिए बिफोर आई अलाउ स्टीवर्ड्स एनीबॉडी टू गो एंड ऑपरेट, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से? एनीबॉडी? आपने यूज की होंगी यार क्रेन, तो चलाई कि नहीं चलाई? किसी ने चलाई, किसी ने ऑपरेट किया क्रेन्स प्रोविजंस वगैरह के लिए? नहीं की किसी ने भी? क्या कहते हो? नहीं करी। अरे वाह, कमाल है यार, फिर तो वाकई आपने जिंदगी में काफी कुछ मिस किया। कैडेट टाइम तो ऐसा होता है कि चल, क्योंकि हमें पता है कुछ खराब भी हो गया, टूट भी गया, तो इंग्लिश का वर्ड सॉरी जो है उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर भेज देंगे सर अगले पोर्ट। हाँ जी, हाँ जी सर अगले पोर्ट से घर भेज देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चे, कैडेट का यही तो था। अभी आपका वो कहते हैं ना, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द हैप्पी डेज आर ओवर। कैडेट टाइम में तो हैप्पी डेज जान के नहीं करना, कुछ भी हो गया ठीक है, उसके बाद सॉरी बोल देते थे, अरे सर गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे, आई विल बी केयरफुल। थोड़ी झाड़ पड़ती थी, नहीं कई बार थप्पड़ भी पड़ जाता था चीफ ऑफिसर कैप्टन से, यू इडियट बड़ी डोंट नो दिस, खाली आगे से यस सर ही बोलना, यस सर नो, बस सब कुछ खत्म। अभी सर थप्पड़ तो नहीं पड़ता, गाली पड़ती है, थप्पड़ नहीं पड़ता, पर अब गाली पड़ती है और अप्रेजल सीधा खराब। नहीं नहीं, हमारे टाइम में रिपोर्ट नहीं होती थी, हमारे टाइम में थप्पड़ भी पड़ते थे, गालियां भी पड़ती मेल थी। भेज देते हैं सर आजकल कंपनी में जाके। नहीं नहीं, हमारे ऐसा नहीं आजकल, दिक्कत होती है। नहीं यही है सर, तो थप्पड़ में डाल सीधा मेल पे बात आती मास्टर भेज देते क्या क्या भेजा है तुमने। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चे,
हमारे टाइम में कैडेट्स जो थे मोस्ट वांटेड, मोस्ट लाइक्ड पर्सन, एंड उसको बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाता। तो थप्पड़ तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि थप्पड़ तो वेरी रेयर थे। वी हैव बीन ब्रॉट अप इन अ वेरी, जिसे कहते हैं एक डिसेंट एटमॉस्फेयर, कि हमें एक ही चीज़ बताई थी ज्वाइनिंग के टाइम। आई स्टार्टेड माई कैरियर विद शिपिंग कॉर्पोरेशन कि डियर, वन डे यू आर गोइंग टू बिकम अ मास्टर ऑफ अ शिप, सो वी एक्सपेक्ट कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो भी उसी हिसाब से ही होती थी, ठीक है। सो काम भी उसी हिसाब से ही होता था। तो इसके लिए था कि थप्पड़ तो बड़ा बहुत रेयर है, वेरी रेयर होता था, कि ऐसे तो कोई नहीं मारता था, चलो तो बच्चे की तरह है, बट आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर द थिंग। बट इवन गाली, बैड वर्ड्स, नो। चीफ ऑफिसर्स दे वर वेरी वेरी केयरफुल, बट रिपोर्टिंग नहीं होती थी कंपनी को। बहुत रेयर केस में, अनलेस यू आर अ वेरी स्पॉइल्ड किड कि आप सुन ही नहीं रहे, बात ही नहीं मान रहे, फिर था। बट नॉर्मल केस में नो। कैप्टन यूज्ड टू टेक प्राइड कि आई हैव टू ट्रेन हिम। व्हाई? कल को तुम ही मेरे ऑफिसर बन के आओगे, तो अगर आपको नहीं आता तो कैप्टन यूज्ड टू फील कि मेरे में कमी है कि मैं आपको सिखा नहीं सका। सो वो जमाना उस टाइप का था कि टुडे आई हैव अ सेकंड ऑफिसर, अगर उसको कुछ नहीं आता तो आई यूज्ड टू से कि तुम्हारे सीनियर्स का फॉल्ट है जिसने तुम्हें चीज़ सिखाई नहीं है। तो उसके लिए, सिखाने के लिए जो था वो सारा काम होता कि चलो भाई, मिस्टेक करोगे तो रूल 19 10 बारी लिखो, ये लो पीस ऑफ पेपर, और 10 टाइम्स राइट द रूल 19। पनिशमेंट भी होगी, साथ में बंदा कुछ सीखेगा भी नहीं। सही बात है। तो ये सिस्टम ऐसे चलता था उस वक्त। तो हमें भी लगता था ऐसे ऐसे आप कर्ज करते हो, हम भी कर्ज करते थे, यार ये क्या चाहिए सर, पानी में क्यों नहीं गिर जाता, नहीं तंग करता है। बट वो तंग नहीं करते थे, वो सिखाते थे। इतना बुरा तो नहीं बोलते सर हम। अगले का भी घर है सर, आप ये सब भी बोलते थे? तो फिर बट आज हम उनको ही प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया। वो बच्चे, उम्र ऐसी होती है ना। बट उनका जो सर, था, लगी किसी को हाय, है, है? लगी तो नहीं किसी को हाय, कोई गिरा तो नहीं? नहीं नहीं, अरे ऐसे नहीं, वो तो बता तो रहा हूं ना, सिर्फ ये तो इमोशंस हैं कि बोलने में तो ठीक है, गुस्सा तो सबको ही आता, बट उसके बाद वो केयर भी करते थे। ये नहीं है कि वो गुस्सा भी करेंगे तो केयर भी करेंगे। किनारा जाना है तो इधर आओ, कम हियर, वेयर आर यू गोइंग, बोले श्योर, हाउ मच मनी यू हैव, कि सर ओनली $5, ओके टेक दिस 50, एंजॉय। उस वक्त $50 बहुत पैसा होता था। हमारी सैलरी, यस, हमारी सैलरी होती थी 150 रुपीज़। फर्स्ट ईयर कैडेट की सैलरी 150 रुपीज़ पर मंथ, इंडियन रुपीज़, नॉट डॉलर्स। सेकेंड ईयर 200, थर्ड ईयर प्रमोशन हो गई तो 250। बस 3 साल ही होती थी ट्रेनिंग, 250 रुपीज़ पर मंथ। उसमें दुनिया घूमी, उसी पैसे को सेव करके एग्ज़ाम भी दिए, घर से एक पैसा भी नहीं लिया। सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा थी, नहीं घर वालों को बोलते थे नहीं हम ऑफिसर हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं। वो तो हमें ही पता था कितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं, नो। सही है सर। तो चलो लाइफ चलती थी, गुड, वी एंजॉयड, कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है। बट आई स्टिल हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर माई ऑल द सीनियर ऑफिसर जो थे, जिन्होंने हमें सिखाया, सब कुछ किया। ठीक है, वो मार भी जरूरी होती थी कि हम लोग कुछ नाटक करेंगे तो लेट आएंगे, कई बार नींद नहीं खुलती थी, सवेरे लेट आएंगे तो फिर चलो एक डेक का चक्कर लगा के आओ, फिर नींद खुल जाएगी। चलो चाय पी लो बच्चे, ठीक है, चाय के बाद मिलते हैं, फिर हम थोड़ा सा इसका पढ़ते हैं, दीज रूल रेगुलेशंस, व्हाट आर द सेफ्टी थिंग्स एज अ ड्यूटी ऑफिसर। अगर मैं डेक पे जाता हूँ, इफ़ आई हैव टू यूज़ दिस क्रेन, और इफ समबडी हैज़ टू यूज़ दिस क्रेन, बिकॉज अगर उसको कुछ हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शिप की है। तो क्या क्या हमने सेफ्टी कटआउट्स जो इन क्रेन्स में होते हैं, क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या मैंने चेक करने हैं, और इनका टेस्टिंग, इंस्पेक्शन क्या क्राइटेरिया है। ओके, सो मीट एट 3:45, ओके। यस सर। चलो ओके, 3:45